Okay, so today we'll start 2014 paper 1, the advanced 2014 paper 1 of chemistry will start. So सबसे पहले question number 21 देखें, and this is a multi option correct paper. Starting से question multi option correct है, so एक बार carefully देखना start करना है. It's given the correct combination of names of isomeric alcohols of the molecular formula C4H10 is R. तो आपको बस केवल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने हैं. आपको C4H10 वो दिख रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि अगर अल्कोहल्स ड्रॉ करना है तो इट विल बी ऑफ 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो पॉसिबल सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर हम C4H10 के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा. बेटर रहेगा कि हम ऑप्शन से ही चेक कर लें सीधे सीधे. तो इफ यू चेक विद द ऑप्शंस, फर्स्ट इट इज गिवन टर्शियरी ब्यूटेनॉल. तो आपको 3 डिग्री केस बनाना है. ये आपका टर्शियरी ब्यूटेनॉल हो गया. And then it is given 2-methyl propane 2-ol. So this is 1, 2, 3, 4, and it's given propane 2-ol. तो ये आपका प्रोपेन हो गया. इसमें आप एक मिथाइल और एक OH लगा दो. तो these are isomers of each other. यानी कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. And then it is given tertiary butanol and 1,1-dimethyl ethanol. तो अगर आप 1,1-dimethyl ethanol लिखेंगे तो it is not possible because CH3 एथेन हुआ. इस वाली पोजीशन में आपने एक OH लगाया, ये आपका एथेनॉल हुआ, और अब आपको उसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगाना है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो इसका मतलब जो ये फॉर्मूला गिवन है इससे स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता. तो दिस वोंट बी योर आंसर. इसका नॉर्मल ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल 1, तो दैट इज सर्टेनली पॉसिबल. ये आपका नॉर्मल ब्यूटेनॉल हुआ और ब्यूटेनॉल 1 लिखेंगे तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेनॉल. नॉर्मल ब्यूटेन चेन पे एक OH ग्रुप लगा देंगे. तो अब इसमें OH कहीं पे भी लिखाया जा सकता है. नॉर्मल केस में ब्यूटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल 1 भी लिख सकते हैं. दिस इज आल्सो आइसोमर. एंड लास्ट वन इज गिवन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. तो अगर हम आइसो ग्रुप लिखेंगे तो एक CH3 ग्रुप लगा दो. तो 1, 2, 3, 4 ये आपका आइसोब्यूटेनॉल हो गया. और 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol. तो आपने ये प्रोपेन 1-ol करा और ये 2 मिथाइल लगाया. तो दिस इज आल्सो आइसोमर. तो यानी कि इसमें केवल ऑप्शन बी हटाना पड़ेगा क्योंकि 1,1-dimethyl ethanol 1 का स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉप हो गया. तो ऑल ऑप्शंस आर आंसर्स फॉर यू. तो आंसर हो जाएगा A, C एंड D एक्सेप्ट B. बाकी सारे आंसर्स हो जाएंगे. सर यस सर, सी वाले में ब्यूटेन 1-ol दिया, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है तो हमें नहीं लिखना होता है नंबर? वो तो लाइक नॉमेनक्लेचर है ना. आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. इट इज ऑप्शन. मतलब कंपल्सरी नहीं होता है कि हमें 1 नहीं ही लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं होता. 1 केवल आप वहां नहीं लिख सकते जहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है. अब उसकी पोजीशन 1 हमेशा फिक्स होगी. अगर ब्यूटेनॉल 1 और ब्यूटेनॉल 2 दोनों पॉसिबल है तो 1 लिखना कंपलसरी है. अगर ब्यूटेनोइक एसिड होता तो आपको 1 लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि आपको पता है कि जो COH ग्रुप है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है. तो वो पोजीशन 1 पे ही आएगा. वो ब्यूटेनोइक 2 एसिड हो ही नहीं सकता. तो जहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज है वहां 1 लिखना कंपलसरी होता है. ब्यूटेन 1 होगा तो आपको ब्यूटेन 1 लिखना पड़ेगा. 1 is compulsory written अगर आपको पता है कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है और पोजीशन 2, 3 या बची हुई पोजीशन पे भी जा सकता है. ठीक है. चलो. यस सर. Then question number 22. 22 is given the reactivity of compound Z with different halogens. The reactivity of Z with different halogens under the appropriate conditions is given. तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जब हेलोजन आयोडीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दे रखा है व्हेन इट इज ब्रोमीन, एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप व्हेन इट इज क्लोरीन. तो आप पहले सबसे पहले ध्यान से देखोगे इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है एक OH है और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है. तो आपको बताया था कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है तो उसमें जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो डायरेक्टिव इफेक्ट फॉलो करता है. तो उसमें डायरेक्टिव इफेक्ट जो है OH का फॉलो होगा, जिसकी वजह से उसकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ग्रुप जा सकते हैं. इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का कोई रोल नहीं होगा. Directive effect will be of higher priority group, which is a higher electron donating group या more activated group. तो OH इसमें more activating group है तो उसकी वजह से तो उसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप डायरेक्ट होगा. क्योंकि I2 का साइज बहुत बड़ा है तो वो एक ही पोजीशन दैट इज पैरा प्रेफर करेगा.
ठीक है, या जहाँ पे उसको कम इंटरेस्ट मिलेगी तो बेटर टू से इट विल बी गुड कि अगर वो इस पोजीशन पे जाए तो यहाँ उसको कम इंटरेस्ट मिलेगी क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ। सिमिलरली ब्रोमीन लेंगे तो इट विल प्रेफर अगेन नेक्स्ट टू लेसर हिंडर्ड साइड, तो वो ये वाली दो पोजीशन सेलेक्ट कर सकता है, एक ये और एक ये। और क्लोरीनेशन में क्लोरीन का साइज छोटा है तो सारी पोजीशन पे जा सकता है, ऐसा गिवन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्हें कंक्लूड करना है। So that means directive effect will be because of OH group, which is more activated group. और जो positions जहाँ पे भी substitution possible है वो 3 position है, and depending upon the size and hint rates अलग अलग type of substitution हो रहा है। तो I का size सबसे बड़ा है तो mono substitution, bromine का size से छोटा है तो di substitution, chlorine का size सबसे छोटा है तो tri substitution। तो उसने पूछा था observed pattern of electronic substitution can be explained by, पहले ऑप्शन लिखा है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हैलोजन, बिल्कुल सही है, जितना बड़ा साइज होगा हम उसके बेसिस पे बता पाएंगे कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। द स्टैटिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये ग्रुप बल्कियर है तो इसकी दोनों और जो साइड ऑर्थो वाली है उस पर कोई भी बड़ा हैलोजन आना प्रिफर नहीं हो पाएगा। और लास्ट में लिखा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, ये एकदम सही है क्योंकि वही डायरेक्टिव इफेक्ट कैरेक्टर फॉलो करेगा। लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्टिव कैरेक्टर केवल मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप का होता है, दूसरे ग्रुप का डायरेक्टिव कैरेक्टर नहीं काउंट करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ABC। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। एंड दीज वर द केस जहां पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती थी मल्टी करेक्ट में, तो अगर किसी ने इसका आंसर डी मार्क कर दिया तो उसके -2 नंबर हो गए थे। तो पेपर की डिफिकल्टी को पेपर के एंगल से सीखना है, क्वेश्चंस आपने सब अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कॉन्सेप्ट वाइज आप सब कुछ जानते हो, बट पेपर डील करना सीखना है। तो उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि डायरेक्टिव इफेक्ट हमेशा मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप का डिसाइड किया जाता है, इंटरेस्ट सारे ग्रुप्स का कंसीडर किया जाएगा। तो उसका आंसर ABC होगा, इसका आंसर डी नहीं मार्क करेंगे। यस इस केस में जो हैलोजन का ट्राई सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव बन रहा है उससे वो तभी कंफर्म कर पाओगे आप जब यहाँ पे बहुत एक्टिवेटेड ग्रुप होगा। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है या लेसर एक्टिवेटेड ग्रुप्स होते हैं तो क्लोरीनेशन भी ट्राई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता ही एक्टिवेटेड रिंग्स में। फिनॉल में 2,4,6 प्रोडक्ट बनता है, एनिलीन में 2,4,6 बनता है, बट अगर टोलुइन होता है तो या तो ऑर्थो बनता है या पैरा बनता है, तो आइदर ऑर्थो और पैरा सब नहीं बनते। तो अगर ट्राई क्लोरो सब्स्टिट्यूशन जस्टिफाई करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप बताना ही पड़ेगा, तो उसका आंसर ABC होगा। और डायरेक्टिव इफेक्ट में जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसका इफेक्ट काउंट किया जाता है, बाकी ग्रुप्स का कोई इफेक्ट नहीं कंसीडर करते, तो उसमें जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर उस पर तो वैसे भी एक भी H नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वैसे भी क्यों होगा? उसका इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब केवल मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता ना। हाँ यस। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट, 3 इफेक्ट चेक किए जाते हैं। तो CCH3 होल थ्राइस का इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत हायर है ना, बट उसका कोई इफेक्ट काउंट करेंगे नहीं क्योंकि OH इसमें स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर दो ग्रुप होते हैं तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप से, अगर दोनों एक एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटिंग होता है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप से, और दोनों डीएक्टिवेटिंग होते हैं तो लेसर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्टिव कैरेक्टर और एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन दो अलग अलग फिनोमेना है, ठीक है। यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इट्स गिवन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान से देखना है, हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप हुआ। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट जो अमाइड वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वीक हो जाएगा, जबकि इधर वाले जो NH2 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें CH2 ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके बाकी ग्रुप को लीव करा देगा। ये पॉसिबल रिएक्शन होगी। तो अगर हम इसका आउटपुट लिखेंगे तो आउटपुट विल बी C6H5, ये ग्रुप रहेगा। CONH2 ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होने की वजह से उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे CH2NH C डबल बॉन्ड हो CH3 ये ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा फिर, और along with this CH3COH फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। तो अगर आप गिवन ऑप्शंस में ध्यान से देखो तो इसका ऑप्शन फिट होगा हमारे हिसाब से ए। अब देखो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, इवन इफ इट आर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन स्टिल वी आर राइटिंग सिंगल आंसर, बिकॉज मैंने आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही मार्क किया जाता है। इवन इफ ऑप्शन में भी देखो प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन पूछा है, मेजर प्रोडक्ट उसके आगे ब्रैकेट में भी एस लगा के दिया है, इज आर भी लिखा है, मल्टी करेक्ट का पूरा फ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट विल राइट सिंगल आंसर ए।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन द आइडियल एन आइडियल गैस इज थर्मली इंसुलेटेड वेसल at internal pressure P1, volume V1 and absolute temperature T1 expands irreversibly against zero external pressure। तो ये देखो फ्री एक्सपेंशन हो गया एडियाबेटिक, बट क्वेश्चन में ध्यान से देखो उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ इरिवर्सिबली। अगर इरिवर्सिबल है तो पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे बताया था पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। सो इट इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखो एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्यू जीरो हो गया। आपको पता है कि प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है, दैट्स व्हाई क्यू इज जीरो। क्योंकि चाहे रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो, अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो इससे क्लियरली समझ आता है लो हीट एक्सचेंज, तो क्यू जीरो। इसके बाद देखो फ्री एक्सपेंशन है, उसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो इससे आप बता सकते हो वर्क डन जीरो है। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U। Q जीरो है, W जीरो है, तो उससे इनडायरेक्टली बताया जा सकता है डेल्टा U जीरो। अच्छा, डेल्टा U जीरो है और आप ध्यान से देखो कि एक आइडियल गैस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए अगर डेल्टा U जीरो है तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा U NCV डेल्टा T लिख लेते हैं। तो अगर डेल्टा U जीरो है तो इससे पता चल गया डेल्टा T जीरो होगा। डेल्टा T जीरो होगा तो टेम्परेचर T1 और T2 सेम होंगे, और अगर टेम्परेचर T1 और T2 सेम हो गए तो बॉयल्स लॉ भी अप्लाई हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बट P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए वैलिड होता है। वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दो तीन बार अभी मैं आपको एडवांस पेपर में डिस्कशन करते हुए बता चुका हूँ सेम क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांस में मतलब इस चीज को बहुत प्रायोरिटी देके पूछा जाता है। वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि फिजिक्स में ये चीज आपको बहुत स्ट्रांगली सिखाई जाती है और आपको आदत होती है वहां पे इस चीज को अप्लाई करने की, तो बहुत केयरफुली केमिस्ट्री में ध्यान रखना है इस बात का कि ये चीज केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए वैलिड होती है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर प्रोसेस रिवर्सिबली स्टडी किए जाते हैं। ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, नॉट फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। बहुत ध्यान रखना है। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में कई बार इसको बताया था, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराए थे, टेम्परेचर निकालना भी अलग अलग तरीके से सिखाया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। तो अब अगर आप इसको डील कर लेंगे तो आपने मैंने सारे ऑप्शन सॉल्व कर दिए, तो उसका आंसर लिखेंगे, इट विल बी ए बी सी। इसका आंसर डी मार्क नहीं करना था। Then move to the next question, question number 25. It's given hydrogen bonding plays a central role in the following phenomenon. पहले केस में लिखा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि आइस के अंदर केस लाइक स्ट्रक्चर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आइस का केस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और फाइनली इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर वाला फिनोमेनन एक्सप्लेन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दूसरे केस में लिखा हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन देन टर्शियरी अमाइन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये भी सही है। आपको पता है कि अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं और बेसिसिटी ऑफ टर्शियरी अमाइन अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये मोर सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर सॉल्युबल ड्यू टू H बॉन्डिंग, जबकि बेसिस जो टर्शियरी अमाइन है उसकी सॉल्युबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से जो उसका बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपको बताया था एक्वा सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर मैनेज करने के लिए दो फैक्टर चेक करने होते हैं, एक सॉल्युबिलिटी और एक कैपेसिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये फिनोमेनन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो जाएगा। तीसरे पार्ट में लिखा फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेनन नहीं है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्टेट जो एक्सप्लेन करेंगे वो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेट आयन से होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। और एसिटिक एसिड की अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी एसीटेट आयन से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसका प्लस आई कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा होगा, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो प्लस आई ऑफ CH3 डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है,
और लास्ट में लिखा है डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ये आपको पता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेनन है। ये एसिटिक एसिड का एक पोल और ये एसिटिक एसिड का दूसरा पोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमराइज कर जाता है बेंजीन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन वाटर में और बेंजीन में डाइमराइजेशन, दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिनोमेनन है। तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका मतलब फिनोमेनन ए बी और डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होगा। तो उसका आंसर लिखेंगे ए बी डी। आंसर इज ए बी एंड डी। ठीक है, केवल फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है, बाकी सारे फिनोमेनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज। पहले केस में लिखा है डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन अ रिएक्शन। बिल्कुल सही है, सॉल्ट ब्रिज का काम केवल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कराना होता है। तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि ये मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू हाफ सेल, बस यही मेन काम होता है इसका। तो केमिकली कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं करता ये, तो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल्स, ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो दोनों हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम आता है, तो केमिकली इसको रिएक्ट नहीं कराना पड़ता। स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ये चीज इनकरेक्ट हो गई क्योंकि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे आयन को तो ट्रांसफर हो नहीं दे रहा है, अभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगले स्टेप में लिखा है इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन। अब ये देखो दोनों तरह से पॉसिबल है। अगर हम मॉडर्न सेल्स देखेंगे तो वहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज को केवल एक फिल्म से रिप्लेस कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज नाउअडेज। बट अगर पुराने कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल को देखेंगे तो उसमें अगर दो हाफ सेल बनाएंगे तो उसमें सॉल्ट ब्रिज एसेंशियल है। तो मतलब इसको आप करेक्ट या इनकरेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए आईटी ने इसके दो पॉसिबल आंसर दिए थे। मेन का आंसर करेक्ट ए एंड सी करेक्ट, और सिंपली ए भी जिसने लिखा उसको भी करेक्ट करा, क्योंकि जो करंट सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं तो उसमें देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। लास्ट में लिखा है इंश्योर्स द मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये तो एकदम इनकरेक्ट है। तो अगर हम इसका आंसर मार्क करेंगे तो वी में राइट ए, केवल ये लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्ट ब्रिज एसेंशियल नहीं है, या फिर दूसरा आंसर आप इसका ए एंड सी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो सेल्स हमारे कोर्स में पढ़ाए जाते हैं उनमें सब में सॉल्ट ब्रिज इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसका आंसर आप ए सी भी लिख सकते थे और केवल ए भी लिख सकते थे। मोर प्रेफर्ड आंसर इसका ए होना चाहिए, क्योंकि हम अगर सारे सेल्स के रिस्पेक्ट में ये बात देखेंगे तो सेल रिएक्शन कराने के लिए सॉल्ट ब्रिज की कोई एसेंशियलिटी अब नहीं बची हुई है। उसको हम लोग नॉर्मली पोरस फिल्म से रिप्लेस कर देते हैं, तो उससे काम बन जाता है करेंट टाइम में। सो देयर इज नो नीड कि हम सॉल्ट ब्रिज अप्लाई करें। बट हमारे जो सेल कंस्ट्रक्शन है उसमें हम सॉल्ट ब्रिज सीखते हैं, तो इट इज पॉसिबल। आप दोनों केस लिख सकते हो। तो अगर कोई ट्रेडिशनल सेल्स कंसीडर करेगा तो वो उसके आंसर सी करेक्ट लिखना जरूरी है। कोई मॉडर्न सेल्स कंसीडर करेगा जो हम लोग लाइक प्रैक्टिकल कंडीशन में यूज करते हैं तो वहाँ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड, उसके रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है। ओके, तो उसका आंसर सिंपली ए भी लिखा जा सकता था और ए एंड सी को भी आईआईटी ने करेक्ट कर दिया था। Then comes question number 27. It's given upon heating of with Cu2s the reagent that gives copper metal. तो आपको कॉपर मेटल क्रिएट करना है, तो कॉपर पाइराइट CuFeH2S से तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉपर के केस में सेल्फ रिडक्शन होता है। तो सेल्फ रिडक्शन के केस में या तो क्यूप्रस ऑक्साइड हो या क्यूप्रिक ऑक्साइड हो, दोनों में से किसी की भी रिएक्शन Cu2S से कराएंगे तो उससे फाइनली कॉपर बन जाता है, SO2 बन जाता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। तो Cu2 की रिएक्शन कॉपर सल्फाइड से कराएं या क्यूप्रस सल्फाइड से कराएं या CuO की रिएक्शन क्यूप्रस सल्फाइड से कराएं, तो इन बोथ द केसेस वी गेट कॉपर। तो एट द सेम टाइम ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन चूंकि हीटिंग के साथ होती है, तो अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो इजीली SO3 और CuO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट से भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए बी एंड सॉरी बी सी एंड डी। इसका पॉसिबल आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी। ए नहीं इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि ए के लिए पहले पार्शियल रोस्टिंग कंपलसरी है। डायरेक्ट कॉपर पायरेट्स का रिडक्शन Cu2S से नहीं होता, पहले कॉपर पायरेट्स का हमें सेल्फ पार्शियल रोस्टिंग करानी पड़ेगी, तभी आगे रिएक्शन पॉसिबल है। तो पहले CuFeH2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के पार्शियल रोस्टिंग कराएंगे, तब जो Cu2S और Cu2O या CuO कॉम्बिनेशन बनेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टी करेक्ट आंसर वी कैन राइट बी सी एंड डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. इट्स व्हेन द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर. आपको ऑर्थोबोरिक एसिड पता है, दिस इज BOH होल थ्राइस. दिस इज अ वीक लुईस एसिड. दिस इज अ लुईस एसिड बिकॉज में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है. तो पूछा इट बिहेव्स एज अ वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन. ये इनकरेक्ट हो गया. वाटर में इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, इट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि वाटर जो है वो उस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफिली. तो वाटर एज अ लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करके फाइनली H+ और BOH होल 4 माइनस बनाता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक है. ये H+ जो रिलीज हो रहा है इसकी वजह से इसका एसिडिक करेक्टर आ रहा है. ये करेक्ट हो गया. अगले स्टेटमेंट लिखा है एसिडिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल. ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप एथिलीन ग्लाइकॉल से इसकी रिएक्शन करा देंगे और अगर स्पेसिफिक लिखो तो सिस डाइऑल लेना होता है. तो सिस डाइऑल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बोरॉन को लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के इसके H+ को रिलीज करने में हेल्प करते हैं. तो इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इट इज गिवन इट हैज अ 3-dimensional structure due to hydrogen bonding. It has a 3-dimensional structure due to hydrogen bonding. ये इनकरेक्ट हो गया. एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका 3-dimensional स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होता है, लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. बिकॉज BOH होल थ्राइस में इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, और अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंसीडर करेंगे तो ये लेयर स्ट्रक्चर कंसीडर करेगा. सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेयर स्ट्रक्चर विल फॉर्म. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेयर स्ट्रक्चर विल फॉर्म. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेयर स्ट्रक्चर विल फॉर्म. तो इसको हम लोग 3D नहीं लिखेंगे, एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो होगा वो 2D होगा. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो गया. लास्ट में लिखा है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर. ये ठीक है क्योंकि ये लुईस एसिड है और वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह कंसीडर करते हैं इसको. तो H3PO3 इज वीक मोनोबेसिक एसिड. तो ये पार्ट आपके लिए ठीक बैठता है. तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे B and D. अब ध्यान से देखो सर इसका बी ऑप्शन प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए. हाँ, ये बता रहा हूँ इसका ऑप्शन C जो है वो सबसे ज्यादा ट्रिकी था. अगर इसका आंसर मार्क करेंगे भी हम तो इसका आंसर हो जाएगा B and D. ठीक है, अब एथिलीन ग्लाइकॉल वाली बात लिखनी है तो बस आप एक बार स्ट्रक्चर लिखो तो आपको समझ आएगा. ये आपका BOH होल थ्राइस है. अभी अपने ऑक्सीजन से लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी अपने H+ क्यों डोनेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. लेकिन जैसे ही आपने इसको एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराई, नॉर्मली यहाँ पे सिस डाइऑल यूज किए जाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल इज एन एग्जांपल. तो ये ऑक्सीजन का लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसकी डेफिशिएंसी कम कर दी उसने. और जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसका H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इस वाले H को निकालना फैसिलिटेट कर देता है. तो ये दोनों काम कर रहा है. तो दूसरा एक डाइऑल का O है वो ऑक्सीजन पे लोन पेयर देके बोरॉन की डेफिशिएंसी खत्म कर रहा है, और दूसरी साइड से जो दूसरा ऑक्सीजन है वो बोरॉन के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के H+ को निकालना आसान कर रहा है. तो ये आपका रिप्लेसेबल H+ की तरह काम करेगा. उससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड इंक्रीज करेगी. अब इसमें केवल आपको एथिलीन ग्लाइकॉल एग्जांपल नहीं याद करना है. यहाँ इसका अगर टेक्निकल टर्म लर्न करना है तो इट इज सिस डाइऑल. अगर टेक्निकल टर्म समझना है तो सिस डाइऑल, कोई भी सिस डाइऑल हो, क्योंकि दोनों OH सेम साइड चाहिए. अगर दो एक OH एक साइड और एक दूसरा ऑपोजिट साइड होगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प है वो खत्म हो जाएगी. तो उसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है सिस डाइऑल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. 29th क्वेश्चन में देखो अपने पास ऑप्शन है I- ClO3 - H2SO4 Cl - HSO4 - I2. द करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन. तो देखो ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको बैलेंसिंग फटाफट करके देखनी है. तो if I'll स्टार्ट बैलेंसिंग तो पहले I- से I2 बनाएंगे. यहाँ पे 2 आयोडीन करके और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो फर्स्ट हाफ बैलेंस हो गया. दूसरे वाले हाफ में ClO3 - से Cl- बनाएंगे. ठीक है, तो पहले H+ एंड वाटर बैलेंस करने के लिए we'll add over here 3 वाटर मॉलिक्यूल. उसको बैलेंस करने के लिए 6 H+, और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए देखोगे तो आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे.
इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो 6i माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3i2 प्लस Cl माइनस प्लस 3 वाटर। ये देखिए आपकी इक्वेशन बैलेंस होके आ गई। तो पहले पार्ट में लिखा था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज, तो अब देखो क्या करना है, H प्लस को आपको किससे बैलेंस करना है, H2SO4 से। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में इन कोफिशिएंट्स को अप्लाई करेंगे तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन हो जाएगी 6i माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H2SO4। यहाँ पे हमने HSO4 माइनस एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसको राइट साइड में जाके HSO4 माइनस से बैलेंस करे दे रहे हैं। तो दूसरी साइड में अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बस 3i2 प्लस इट इज 3i2 प्लस 6 Cl माइनस प्लस 3 वाटर प्लस 6HSO4 माइनस। देखिए ध्यान से, ये आपने ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज वी सिंपली नीड 6H प्लस, तो हमने 6H प्लस के लिए 6H2SO4 लिखा, तो उसका जो 6HSO4 माइनस एक्स्ट्रा था उसको राइट साइड में जाके बैलेंस कर दिया। तो उसने पहला पॉइंट में पूछा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, एकदम सही स्टेटमेंट हो गया। अगले केस में लिखा है आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट देखो -1 से 0 जा रहा है, तो चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेक कर लो, दोनों केस है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस बात को देख लो, ये ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 देख लो, तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये भी ठीक है, राइट। अगले ऑप्शन में लिखा है सल्फर इज रिड्यूस्ड, तो ये गड़बड़ हो गया, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी देखो +6 है और यहाँ पे भी +6 है, तो नो चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सो सल्फर इज नॉट रिड्यूस्ड। इसके बाद अगले केस में लिखा है वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर, सो वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो देखो आपको दिख रहा है वाटर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, तो उसका मतलब इसका आंसर A, B एंड D हो जाएगा। So the right answer for this question it is A, B and D। अब ध्यान से देखो H प्लस बैलेंस कराने के लिए हम केवल H2SO4 का H प्लस ही ले सकते थे, तो उसमें ध्यान बस केवल इतना देना था कि H2SO4 का आपने H प्लस अगर लिया है तो उसका जो HSO4 माइनस है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्योंकि वो पहले ही से दे रखा है HSO4 माइनस, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। तो आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये सारा पॉसिबल करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर A, B and D लिखेंगे। Is that okay? So then to next question. Next question is given the pair of reagent that yields a paramagnetic species। तो पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, तो सोडियम की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ लिखा हुआ है, तो देखो सोडियम अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पहले पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर इसको बहुत देर के लिए छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे अपना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करके फाइनली डायमैग्नेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसने लिखा है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फॉर्म, तो फॉर्म तो करेगा, इसकी पहले वाली रिएक्शन लिखेंगे तो इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ X+5 मोल्स ऑफ अमोनिया से कराने के बाद NaNH3X+ और इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 फॉर्म होता है। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। ऑल्दो ये सॉल्यूशन धीरे धीरे अपना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करता है और इसका कलर ब्लू से ब्रॉन्ज की तरफ शिफ्ट होता है, अगर पूरी बात दिखती है तो, और लॉन्ग स्टैंडिंग यही चीज करती जाती है तो हम इसे डायमैग्नेटिक कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सॉल्यूशन अपना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करता है। उसके बाद पोटेशियम की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कराएंगे, तो आपको पता है कि पोटेशियम के अंदर ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड तीनों बनते हैं, तो इट विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और O2 माइनस आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, इससे सुपर ऑक्साइड आयन। MOT में आपने ये चीज सीख रखी है। इसके बाद कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से अगर होगी तो कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, यहाँ से कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी और साथ में NO2 गैस बनेगा, और NO2 गैस पैरामैग्नेटिक होता है। अगर इन केस ऑफ कंफ्यूजन क्योंकि HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्शन वेरी कर जाती है, तो इन सम केस इट कैन फॉर्म NO आल्सो, तब भी उसे पैरामैग्नेटिक ही बोलेंगे क्योंकि NO और NO2 दोनों पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, इन दैट केस आल्सो दिस आंसर विल बी इंक्लूडेड। लास्ट में 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे थे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने का मेथड आपने एनसीईआरटी में चीज पढ़ी हुई है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, तो 2 इथाइल
एंथ्राक्विनॉल जो है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, नॉर्मली पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का काम आता है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड में परऑक्साइड आयन होगा O22 माइनस, जो कि डायमैग्नेटिक होता है, परऑक्साइड आयन डायमैग्नेटिक। तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे ABC। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी A, B एंड C। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो H2O2 बनेगा वो डायमैग्नेटिक होगा। उसके अलावा तीनों सॉल्यूशंस में पैरामैग्नेटिज्म आएगी। पहले सॉल्यूशन में मोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरे सॉल्यूशन में सुपर ऑक्साइड आयन की वजह से, तीसरे सॉल्यूशन में NO2 या NO भी बोल सकते हो, NO2 प्राइमरी लिखना चाहिए, और थर्ड वाले सॉल्यूशन में हमारा H2O2 बनेगा व्हिच इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसको इंक्लूड नहीं करना है। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 30 योर आंसर मस्ट बी A, B and C. Move to the next question. अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। इट्स गिवन कंसीडर ऑल द पॉसिबल आइसोमरिक कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 100. All these isomers are independently reacted with NaBH4. Note that stereoisomers are also reacted separately. The total number of ketones that gives racemic products is R. तो उसमें बोला हुआ है कि जितने आपने स्टीरियो आइसोमर फॉर्म लिख रखे हैं उनको अलग अलग लिखना है, और उन स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म की रिएक्शन अलग अलग करा के चेक करना है कि कितने केसेस में रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए पहले? तो आपको पहले पॉसिबल कीटोन लिखने हैं मॉलिक्यूलर वेट 100 के साथ। तो पहले आप क्लोजेस्ट नंबर ऑफ कार्बन निकालो कितने आएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट 100 से हमें पहले कीटोन का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो पॉसिबल फॉर्मूला बताओगे आप एक बार? सर 6 कार्बन। So it will be close to 6 carbon. C6 H12। इसके बाद हाइड्रोजन तो निकाल लेंगे, एक ऑक्सीजन ले लो कीटोन बनाने के। तो 72 + 16 इतना तो आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया इस कंडीशन में। और फिर उसमें जितनी हाइड्रोजन बच रही है वो ऐड कर लीजिए। तो 6 कार्बन के 72, एक ऑक्सीजन के 16, तो बचे हुए 12 हाइड्रोजन आना चाहिए। तो दिस इज वन पॉसिबल फॉर्मूला C6H12O। देख सकते हो इससे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बन रहा है। इसका मतलब इससे एक पॉसिबल कीटोन लिखा जा सकता है। अगर कभी भी कंफ्यूजन आता है ऐसे केस में जहाँ आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं सेटल कर पा रहे हो, तो आप एक पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख के देख लो, तो बाकी काम बन जाएगा आपको। तो जैसे मैं इसका एक स्ट्रक्चर लिखूँ तो CH3CO CH2 CH2 CH3 CH2 1 2 3 4 CH2। ये मैंने एक पॉसिबल फॉर्मूला लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है फॉर्मूले के साथ। तो आप इसे मैच करा के देख लो। तो हमारे टोटल 6 कार्बन होने चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। तो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12, यानी कि फॉर्मूला बन रहा है। यानी ये एक पॉसिबल कीटोन हो सकता है जो हमें लिखना है। अब इस पॉसिबल कीटोन के आपको पहले सारे स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। और बाद में उसने बोला हुआ है कि इसको हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली NaBH4 से रिएक्शन कराने के बाद आपको बताना है कि कितने रेसमिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। और उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन कराई हुई है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको अलग अलग रिएक्ट कराएं, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स के मिक्सचर को रिएक्ट नहीं करा रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिएक्शन मिक्सचर को रिएक्ट करा दोगे तो उसमें कुछ मतलब एक फॉर्म हो सकता है दूसरे फॉर्म को न्यूट्रलाइज करते, वो केस नहीं कंसीडर करना है। आपको इंडिपेंडेंट रिएक्शंस लिखनी है। तो पहले आपको इसके पॉसिबल कीटोन्स लिखने हैं, ठीक है। और फिर तो आपको सारे पॉसिबल कीटोन लिखने हैं। तो आप एक C डबल बॉन्ड ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेट कर लो। तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 4 कार्बन। क्योंकि CO सिमेट्रिकल है तो उसका उल्टा भी लिखोगे तो सेम आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी में एक तरफ 2 कार्बन दूसरी तरफ 3 कार्बन। अगली पॉसिबिलिटी लिखेंगे तो 3 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 1 हो जाएगा, तो दैट इज सेम। तो ये दो सीरीज ऑफ कीटोन लिखने हैं आपको, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, CH3CO CH2 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 CH3। अब ये मैं 6 कार्बन के चेन में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी कार्बन चेन अब छोटी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, या जो बचे हुए ग्रुप है उनको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो दैट विल डू। तो पहले 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से लिखें। तो हमने सबसे पहले ऐसे लिखा है एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब जो 4 कार्बन की चेन है उसको हम लोग 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद इस 4 कार्बन को हम लोग 2 कार्बन चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों मिथाइल लगा सकते हैं, ठीक है। दीज आर पॉसिबल फॉर्म्स। इसके बाद 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो C डबल बॉन्ड हो गए, एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन लेने।
3 कार्बन को हम लोग फिर 2 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं विद अ ब्रांच। देखिए पहले ये सारे स्ट्रक्चर लिखे और एक बार चेक कर लीजिए। तो अब देखो अगर आपने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो उसमें एक ही पोजीशन है जहाँ पे एक कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है, दिस इज द वन व्हिच क्रिएट्स कायरल सेंटर। अब आपको पता है कि कीटोन के रिडक्शन के बाद ये फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो अगर कीटोन के सराउंडिंग में जो दोनों कार्बन चेन है अगर वो डिफरेंट है तो सर्टेनली रेसिन मिक्सचर क्रिएट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के देता हूँ, तो बाकी आप उसी तरीके से कर लेना। इसकी रिएक्शन अगर NaBH4 वाटर से कराएंगे तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो गई और क्योंकि कार्बन चेन पहले ही से डिफरेंट थी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनेगा, द कायरल सेंटर बनेगा, प्लस इसका एनेंटियोमर बनेगा। ये चीज समझ आई? प्लस इसका एनेंटियोमर बनेगा। उसका मतलब इससे रेशमी मिक्सचर मिलेगा, इससे रेशमी मिक्सचर मिलेगा, इससे रेशमी मिक्सचर मिलेगा, इससे रेशमी मिक्सचर मिलेगा और इससे रेशमी मिक्सचर मिलेगा। आपका आंसर हो गया 5। अब जो कायरल सेंटर है वो दिक्कत कर जाएगा क्योंकि उस कायरल सेंटर को अगर हम अलग अलग ट्रीट करेंगे तो मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म ऑलरेडी कायरल है तो इसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को अलग अलग रिएक्ट कराना है। तो उसने बोला अगर इसका R फॉर्म लोगे तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो एक RR बनेगा और एक SR बनेगा। ये डायस्टियोमरिक पेयर है, ठीक है। और अगर इसका S फॉर्म लिया तो उसकी रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो RS बनेगा और SS बनेगा। ये भी दोनों डायस्टियोमर है। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स है उनको अलग अलग ट्रीट करना है। तो अगर इस दोनों फॉर्म को अलग अलग रिड्यूस कराएंगे NaBH4 से तो एक RR और एक SR फॉर्म बनेगी, तो एक RS और SS फॉर्म बनेगी, दोनों डायस्टियोमरिक पेयर है। तो रेशियोमर्स टोटल कितने बनेंगे? 5। तो जो रेशियोमरिक पेयर बनेंगे वो 5 बनेंगे, तो वही 5 और रेसिमिक मिक्सचर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स दैट गिव रेसिमिक प्रोडक्ट इज R, उसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। So we'll write its answer as 5. क्लियर है ना? बिकॉज RR और SR फॉर्म डायस्टियोमर होता है और RS और SS फॉर्म डायस्टियोमर होता है क्योंकि ड्यूरिंग रिडक्शन जो कायरल सेंटर पहले से डिफॉल्ट गिवन है उसकी स्टीरियो आइसोमर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी चीज सिखाई है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर तब तक फर्क नहीं आता जब तक उस कायरल सेंटर की किसी वैलेंसी को आप डिस्टर्ब ना करो। तो यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि ड्यूरिंग रिडक्शन हम इस कार्बन ग्रुप को डिस्टर्ब करेंगे, बाकी कोई वैलेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसका आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे 5, ठीक है। And move to the next question. The next question is given a list of species having formula XZ4 is given below. XCF4, SF4, SIF4 ऐसे आपको different compounds दे रखे हैं. Defining shapes on the basis of location of X and Z atom. Total number of species having square planar shapes. तो आपको इनमें square planar case लिखते हैं. तो पहले आप फटाफट सबके hybridization लिख डालो और accordingly उनकी ज्योमेट्री लिखते चलना है. तो आपको उनके सबके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री लिखने शुरू करने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर ध्यान देना है, बाकी तो आसानी से बनेंगे आपको। तो जैसे XgF4 आपको पता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा एंड sp3d स्क्वायर प्लेनर होगा। ये sp3d 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पे ये स्क्वायर प्लेनर होगा। तो शॉर्ट में उसको sp लिखता चलूंगा तो आपको आसानी समझ में आता जाएगा। ये आप स्क्वायर प्लेनर भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। SIF4 लिखेंगे तो ये sp3d सीशो आएगा। SIF4 लिखेंगे तो sp3 टेट्राहेड्रल आएगा। BH4 माइनस भी sp3 टेट्राहेड्रल होगा। BRF4 माइनस लिखेंगे तो ये sp3d स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। sp3d स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसका कॉपर टेट्राबाई सल्फेट आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आता है, दिस इज आल्सो स्क्वायर प्लेनर। लिखने की जरूरत तो नहीं है, कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट पे होगा एंड इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट d में था वो 4p में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद FeCl4 2- लिखेंगे तो FeCl4 2- में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट लिखोगे तो +2 आ रहा है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट Cl- वीक फील्ड लिगेंड, ये सर्टेनली sp3 फॉर्म बनेगी। बोलना है क्योंकि यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में और Cl- वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे देयर इज नो चांस ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होता है। 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद d6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, बट Cl- वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से Cl- वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। वी विल कंसीडर इट एज sp3 टेट्राहेड्रल। तो sp3 टेट्राहेड्रल फॉर्म हो जाएगी।
इसमें COCl42 माइनस लिखेंगे तो इसमें भी देखो ये भी आपका केस sp3 का ही बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करेंगे तो यहाँ पे भी कोबाल्ट 2 प्लस बन रहा है और Cl माइनस को वीक फील्ड लिगेंड चेक करेंगे तो ये फॉर्म भी sp3 टेट्राहेड्रल ही बनने वाला है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो टेट्राहेड्रल फॉर्म। इसके बाद प्लैटिनम आपको पता है कि हम लोग जो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं दैट इज ओनली फॉर 3D सीरीज एलिमेंट। अभी यहाँ पे प्लैटिनम है दैट इज 5D सीरीज मेंबर, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन DsP2 ही आएगा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे लिगेंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट ही होती है। तो आपसे पूछा गया इनमें से कितने स्क्वायर प्लेनर कॉम्बिनेशन है, तो देखो एक स्क्वायर प्लेनर ये आ रहा है, दूसरा स्क्वायर प्लेनर ये आ रहा है, तीसरा स्क्वायर प्लेनर ये है और एक स्क्वायर प्लेनर ये है। अब ध्यान से चेक कर लो, these are the 4 कॉम्बिनेशन जो स्क्वायर प्लेनर है, तो हमारा आंसर आएगा 4। ओके, now move to the next question. In next question is given among PBS, US, AGS, MNS, Ag2S, Ni2S, US this compound the total number of black color sulfides। देखो फिर से इनके कलर्स मार्क कर लो सबके फटाफट, अपने से ज्यादातर लोग इसके कलर्स जानते हो। तो if you write the colors, तो देखो कलर्स के केस में मैंने आपको पहले भी बोला हुआ कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो if you write the color, PBS ब्लैक होता है, कॉपर सल्फाइड ब्लैक है, this is black, copper sulfide is also black, mercury sulfide is also black, manganese sulfide is pink, silver sulfide is black, nickel sulfide is also black, cobalt sulfide is black। अब Bi2S3 के साथ हम लोग एक्चुअल में ब्राउन लिखते हैं, बट अगर आप उसको ब्लैक भी ले लोगे तो चलेगा, और ऐसा एक्चुअली होता है, ये येलो होता है। पहले आपको जितने कलर्स हैं वो क्लियरली मालूम होने चाहिए। तो इसमें देखो IIT ने थोड़ा स्टूडेंट्स को लिबर्टी दी थी, तो अगर हम ब्लैक वाले केस मार्क करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कॉम्बिनेशन है। तो इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनेगा 6, बट IIT ने इसके आंसर को 7 भी कंसीडर कर दिया था। उन स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग नहीं किया जिन्होंने 7 लिख दिया था, बिकॉज कॉमनली हम लोग जब लैब में प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे Bi2S3 को भी क्लोज टू ब्लैक ही कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आपने ये गलती करी थी तो IIT ने उसको देखो इग्नोर कर दिया और आपको मार्क्स के टर्म में कोई लॉस नहीं किया। तो someone has treated Bi2S3 also black, तो उसका आंसर 7 आना था, वो करेक्ट कर लिया। मतलब जिनमें क्लियर कट कलर डिफरेंसेस थे उतना ही IIT कंसीडर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए था MNS पिंक है, SNS2 येलो है, ये 2 कलर छोड़ देते तो उसका आंसर अगर आप 7 भी लिख देते तो IIT ने इसको सही कंसीडर कर लिया था। और एल्स Bi2S3 ब्राउन कलर होता है, ऑल्दो ब्लैक की शेड ही होती है, तो डिपेंड्स। तो आप उससे भी 7 भी लिख सकते थे। IIT ने इसका आंसर 6 और 7 दोनों करेक्ट किया था। अगर आप Bi2S3 इंक्लूड करेंगे तो आंसर विल बी 7, Bi2S3 आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो आंसर विल बी 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज it's given total number of stable conformers with non-zero dipole moment of the compound is R। तो आप देखो सबसे पहले जो गिवन कंपाउंड है उसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि मीजो फॉर्म नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। पहले इतना समझना है आपको, दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी समझ पा रहे हो कैसे? आपको मैंने सिखा रखा है कि फिशर प्रोजेक्शन में अगर हम एक स्वाइपिंग कर दें तो उससे उसका डिफरेंट आइसोमर फॉर्म क्रिएट होता है। तो अगर स्ट्रक्चर में हम लोग Cl और CH3 स्वाइप कर दें तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, लेकिन ये डिफरेंट आइसोमर है, क्योंकि मीजो फॉर्म आपको क्लियरली समझ आ रहा है। तो अगर ये मीजो फॉर्म है तो उसका मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर मीजो फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आप आसानी से समझ जाओगे, इतना कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को कभी कंफ्यूजन आए तो ऐसे चेक कर लिया जाता है। अब आपको पता चल गया कि गिवन स्ट्रक्चर जो है वो मीजो फॉर्म नहीं है, राइट। अब आपको इसका क्या करना है, आपको बताना है कि इसके स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाने जो कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कैरी करते हो। तो आपको पता है कि स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कौन कौन से होते हैं, एंटी और गॉश। तो अगर हम स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स लिखेंगे तो वो 2 पॉसिबल हो सकते हैं, एक गॉश कॉन्फॉर्मर और एक एंटी कॉन्फॉर्मर। गॉश कॉन्फॉर्मर का डाइपोल मोमेंट सर्टेनली नॉन जीरो होता है, एंटी कॉन्फॉर्मर जीरो हो सकता था, बट यहाँ चूंकि मीजो फॉर्म है नहीं इसलिए हर ग्रुप एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट बनेगा नहीं।
तो इसका मतलब जो इसका एंटी कॉन्फर्मर वो बनेगा ही नहीं, तो जो तीनों कॉन्फर्मर बनेंगे वो गॉसी बन जाएंगे। मतलब 60 डिग्री, इसके बाद 180 डिग्री और लास्ट में 240 डिग्री, ये तीनों के तीनों गॉस फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इसका पॉसिबल कॉन्फर्मर लिखता हूँ, जो स्टेबल भी है और नॉन जीरो एल्कोहल है इसका, तो अगर मैंने सबसे पहला कॉन्फर्मर लिखा तो मुझे इसको फिशर इस फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमेस प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते टाइम ध्यान देना चाहिए था, इक्लिप्स कॉन्फर्मर में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो पहले अगर इसका आपको कन्वर्जन दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि आप इसे इक्लिप्स कॉन्फर्मर में कन्वर्ट करो पहले। तो ये वाला कार्बन देखो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, इस कार्बन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन अगर मार्क करेंगे तो इट इज BR CL एंड CH3, और फिर जो जिसके सामने होता है उसके सामने वही ग्रुप बना दिया जाता है। तो BR के सामने BR है, उसके बाद CL के सामने CH3 और CH3 के सामने CL है, ये फॉर्म बनाया हमने सबसे पहले। तो अब अगर इसका न्यूमेस प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाए, क्योंकि स्टेबल कॉन्फर्मर बनाने हैं तो न्यूमेस प्रोजेक्शन में आपको गॉस या एंटी कॉन्फर्मर ट्राई करना पड़ेगा। तो गॉस और एंटी कॉन्फर्मर ट्राई करने हैं हमको, तो हमने सबसे पहला कॉन्फर्मर ड्रॉ किया तो इट इज CH3 एंड दिस इज CL, दिस इज BR एक फॉर्म, और दूसरी फॉर्म को अगर हम लिखेंगे तो दिस इज CL, दिस इज CL, दिस इज CH3 एंड दिस इज BR। तो उसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। आप करस्पॉन्डिंग अब जैसे जैसे मैंने एंगल्स बताए वैसे वैसे घुमाते चले जाओ। एक फॉर्म ये बन गई, दूसरी फॉर्म ड्रॉ करोगे इसी के साथ, तो फ्रंट कार्बन को फिक्स करते हो, बैक कार्बन को घुमा देता हूँ, या आप बैक को फिक्स करते हो फ्रंट घुमा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड की रोटेशन में दिखा दो। तो ये CH3 BR CL है, तो इसको अगर हमने फर्दर रोटेट किया तो यू विल गेट CH3 at this location, BR at this location and CL at this location, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0। और एक बार और रोटेशन करके इसका स्टेबल कॉन्फर्मर ही अगर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे CH3 दिस इज CL दिस इज BR, एक और बार रोटेशन करके ले जाओगे, the third possibility is this is CH3 and this is CL and this is BR। अब देखो तीनों ही केस में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो इसमें एंटी कॉन्फर्मर क्रिएट ही नहीं हो रहा है, सब गॉस कॉन्फर्मर ही है। ये इस क्वेश्चन में ध्यान देना था। अगर इसमें कोई एक मीजो फॉर्म आ जाती तो डेफिनेटली उसमें एक एंटी कॉन्फर्मर बनता है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाना था। तो ये आपके तीन पॉसिबल कॉन्फर्मर्स बनेंगे, जिनका डाइपोल मोमेंट भी 0 है और डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो और स्टेबल भी है। तो उसका आंसर हम लोग मार्क करेंगे। क्लियर? Move to the next question. The given consider the following list of reagents. The total number of reagents that can oxidize aqueous iodide to iodine. तो देखो आपको बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन फॉलो करनी है। I-2 I2 का केस लिखना है। तो देखो एसिडिक KMnO4 तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या उसमें कंफ्यूजन देखो एल्कलाइन KMnO4 का है, उसको बहुत ध्यान देना है। आपको मैंने एनसीईआरटी में चीज बताई हुई है कि जो एल्कलाइन KMnO4 होता है वो I- को सीधे IO3- में कन्वर्ट करता है। I- की रिएक्शन अगर हम KMnO4 अल्कलाइन के साथ करा देते हैं, अल्कलाइन या वीकली न्यूट्रल मीडियम में, तो उसका प्रोडक्ट बनता है IO3- एंड MnO2। इट डज नॉट फॉर्म आयोडीन। क्या कॉपर सल्फेट के से आयोडीन बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। H2O2 के से आयोडीन बनाएगा, Cl2 के से आयोडीन बनाएगा, ओजोन के से आयोडीन बनाएगा। ठीक है, इसके बाद FeCl3 में भी बन जाएगा और HNO3 में भी बन जाएगा। Na2H2O3 की रिएक्शन अगर लिखेंगे तो Na2H2O3 की रिएक्शन उल्टी होती है कि आयोडीन से रिएक्शन करा के Na2H4O6 और NaI बनता है। इज द केस। और जो पॉसिबल मैंने मार्क किया वो काउंट कर लो। तो दिस नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7। उसका पॉसिबल आंसर जो है लिखेंगे वो आएगा 7। ध्यान से देखो, इसमें जो मेन ट्रिक थी वो एल्कलाइन KMnO4 के साथ थी। इसमें आपको I- से I2 का ऑक्सीडेशन पार्ट बस चेक करना था। एल्कलाइन KMnO4 अलग से याद रखना था कि I- को डायरेक्टली IO3- में कन्वर्ट कर देता है, बाकी रिएक्शन कंफर्टेबल थे। और Na2H2O3 I2 को I- में कन्वर्ट करता है, I- to I2 नहीं करता, उल्टी रिएक्शन लिखी हुई थी। तो 7 रिएजेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है भाई, ओके। Then next question 36, it's given total number of distinct naturally occurring amino acids obtained
by the complete acidic hydrolysis of the peptide shown below। तो देखो आपको एक चीज क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग नहीं होती किसी में भी। अगर आपको ये क्लू याद रहेगा तो फिर आप आसानी से डील कर पाओगे, क्योंकि पहले आपको उसकी हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे। तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता है जहाँ पे भी NHCO बॉन्ड होगा वो ब्रेक करके हाइड्रोलाइज होकर फाइनली आपका अमीनो एसिड क्रिएट होगा। तो मैं पहले इसके अमीनो एसिड हाइड्रेट कर रहा हूँ, तो कोई NH2 CH2 COH एक ग्रुप ये क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरा चेन देखेंगे तो ये COH बनेगा इधर से, ये CH2 NH2 एक फॉर्म ये क्रिएट होगी। और ध्यान से देखो तो ये दोनों फॉर्म सेम ही है, अगर आप फाइनल आउटकम के टर्म में देखो तो मैं बाद में भी प्रोडक्ट लिखूंगा सब एक साथ ध्यान से। ये बनेगा COH CH2 NH2, COH CH2 NH2। तो फॉर्म पहले ही मैंने आपको पहला वाला जो अमीनो एसिड बना रहा है वही सेम अमीनो एसिड बन रहा है, तो COH CH2 NH2, तो दोनों सेम अमीनो एसिड हो गए। उसके अगले वाली साइड को चेक करेंगे तो अगले वाले साइड पे देखो ये बन रहा है COH CH CH2 और ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग, और इधर से NH2 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो अमीनो एसिड है ये नेचुरली अकरिंग नहीं होगा। उसका अगला अमीनो एसिड चेक करोगे तो इट कम्स आउट टू बी COH, ये CH2, फिर ये देखो टर्शरी कार्बन आ रहा है, ये भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड नहीं होगा, और ये NH2 आएगा। दिस इज डिफरेंट वन, डिफरेंट कलर से थोड़ा हाईलाइट करता हूँ तो आपको क्लिक करेगा। जैसे COH CH2, ये पूरी साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो बोलो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और इधर से NH2 एक अमीनो एसिड ये बना। आइडेंटिकल अमीनो एसिड देखो ये भी बन रहा है COH CH, फिर ये देखो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और इधर से NH2। सेम अमीनो एसिड देखो फिर से बन रहा है COH CH2, तीन अमीनो एसिड ये निकल गया। इसके बाद ध्यान से नोटिस करोगे तो फिर से देखो वो जो साइक्लोप्रोपाइल वाला ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है, तो COH CH NH2 CH2 और साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग फर्दर, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब की बार यहाँ से जो ग्रुप बनेगा फर्दर रिलीज होने पर, और से बना ही अपने पास COH this one NH2 जैसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगली वाली चेन चेक करोगे तो ये पेप्टाइड चेन है इधर से, तो दिस विल कन्वर्ट टू COH, और ये चेन भी देखो इसी के साथ कनेक्टेड बनी रहेगी, इधर से ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि इधर वाली साइड से कनेक्ट ही रहेगा आगे NH2 के बाद ये कार्बन, ये COH ग्रुप इसके साथ पूरा चेन कनेक्ट रहेगा। दूसरी साइड अगर नोटिस करेंगे तो इधर से ब्रेक होगा COH, चलो आप हाइड्रोलिसिस ध्यान से देख लो, जैसे COH CH2 NH2, उसमें जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड बना वो सिर्फ एक बना, which is NH2 CH2 COOH, which is glycine। This is naturally अकरिंग अमीनो एसिड, क्योंकि आपको पता है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड में साइक्लोप्रोपाइल रिंग या टर्शरी ब्यूटाइल रिंग नहीं है, चेन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं होता। कोई भी आप नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड चेक कर लो उसमें इसी नहीं आती, ये आपका ग्लाइसिन बन रहा है। एक ही अमीनो एसिड है, इसमें देखो डिफरेंट पूछा गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, तो ऑल्दो ग्लाइसिन की 3 यूनिट्स अलग अलग बन रही है, बट आपसे डिस्टिंक्ट पूछा है तो इसका आंसर हम लोग 1 रिपोर्ट करेंगे, तो इसका आंसर विल बी 1। अगर आप बाकी प्रोडक्ट्स भी लिखना चाहते हो तो बाकी भी लिख सकते हो, मैंने हाईलाइट करके इसलिए लिखा है। अगर आप चाहो तो बाकी प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, एक प्रोडक्ट अगर आपको ऊपर से लिख के दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ आप उतने से ही समझ जाओगे। तो एक प्रोडक्ट अगर लिखूँ तो ऐसे COH CNH2, तो CH2 और ये साइक्लोप्रोपाइल, ये अमीनो एसिड देखो ये बन रहा है। अगर आपको बाकी स्ट्रक्चर लिखने बट दिस इज नॉट नेचुरली अकरिंग। उसका अगला वाला केस अगर हम लिखें तो देखो ये ग्रुप आ रहा है, उसके बाद फर्दर यहाँ से कनेक्ट होकर एक तरफ COH ग्रुप आ रहा है और एक तरफ NH2 आ रहा है।
दिस इज आल्सो नॉट नेचुरल लिखेंगे और ऐसी इसकी देखो 3 यूनिट्स बन रही है। और फिर एक लास्ट वाला ग्रुप और लिख लो तो वो भी इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। आपको इससे पता चल जाएगा कि नेचुरली अमीनो एसिड सिर्फ एक बन रहा है, दैट इज लाइसिन। और उसके बाद वाला एक ग्रुप भी लिखा है वो भी लिखे देता हूँ। तो ये COH हो गया, यहाँ से कार्बन कनेक्ट होने का भी CH2 ग्रुप आया, इधर से ये ग्रुप बनेगा तो ये बनेगा NH CH2COH। यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स और बन रहे हैं अदर देन दोस्त जो मैंने ऊपर लिखे। हम लोगों ने एक अलग अलग कलर से हाईलाइट किया तो आप आसानी से देख सकते हो। तो दीज आर द फॉर्म्स जो अलग अलग अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे, बट इनमें से कोई भी नेचुरल एथेरिन नहीं है। नेचुरल एथेरिन केवल ग्लाइसिन है, इसलिए इसका आंसर 1 रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। Then the next question is given in an atom. The total number of electron having quantum number n equal to 4 and ml equal to 1 and ms is equal to -half। यहाँ देखो जो क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है वो देखो यहाँ मॉड लगा रखा है, उसमें मॉड लगा रखा है। इसका मतलब n equal to 4 का केस नहीं है, तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 है और इनके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 0। जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ m अगर रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ लिखेंगे तो 0 + -1 आएगा, क्योंकि हमें दोनों इंक्लूड करने। ये 0 + -1 + -2 आएगा और यहाँ पे 0 + -1 + -2 और +-3। अब ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मॉड वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +-1 अलाउ है। तो इसका मतलब जिन ऑर्बिटल्स को हमें इंक्लूड करना है उसमें ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, टोटल 6 ऑर्बिटल इंक्लूड करने हैं। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। आपको उसमें स्पिन क्वांटम नंबर हाफ वाला केस कंसीडर करना है, तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे पहले तो, उनके लिए n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू प्लस मॉड ऑफ ml इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऐसे 6 ऑर्बिटल होंगे और इन 6 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन के होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन के होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होगा और 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो माइनस हाफ होगा। तो आपको माइनस हाफ स्पिन बंद करना है, तो अपना आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, moving to the next question. Given if the value of Avogadro's number 6.023 into 10 power 23 and the value of Boltzmann constant is 1.380 into 10 power minus 23 joule per Kelvin, then the number of significant figures is the calculated value of universal gas constant। पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो होता है दैट इज R/Na। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है दैट इज R/Na। ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R निकालना है, दिस कम्स आउट टू बी K into N। K की वैल्यू आपको 1.380 into 10 power minus 23 दे रखा है और अगर तो नंबर 6.023 into 10 power 23 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हम आंसर रिपोर्ट करते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो लॉजिक ये होता है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल होते हैं किसी भी नंबर में, वही फाइनल आंसर में रिपोर्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर इन दोनों और जो पावर्स होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं इंक्लूड करते, तो उसमें जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है वो दे रखा है 1.380। तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 6.023 दे रखा है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फाइनली मल्टीप्लिकेशन होगा जो आंसर आएगा उसमें आपको पता है कि R की वैल्यू आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखनी पड़ेगी। तो बस जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी कैलकुलेशन में होता है वही रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन R जो आएंगे वो 4 आएंगे, उसका आंसर 4 रिपोर्ट कर देंगे। तो लॉजिक इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी नंबर्स यूज किए जा रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन टर्म यूज किया जा रहा है, उनमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो फाइनल आंसर में रिपोर्ट किए जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन R अगर रिपोर्ट करेंगे तो दैट विल बी 4। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। When a compound H2X has molecular weight 80 gram is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per ml. Assume no change in volume upon dissolution, the molality of 3.2 molar solution। तो आपको सॉल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है 3.2। वी कैन राइट सिंस 1000 ml solution contains
3.2 मोल्स ऑफ फ्लूइड। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये सवाल एक्चुअली में ट्रिकी है। अगर किसी ने मोलारिटी वाला जो फॉर्मूला आप याद करते हो ना, वो अप्लाई कर दिया तो आपका सवाल श्योर शॉर्ट गलत हो जाना है। रीजन इज क्योंकि आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है, और उस क्वेश्चन की जो मेन लाइन है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होना है, जिसको हम लोग सबसे इग्नोर मार के चलने वाले हैं, उन्हीं से सवाल गलत होना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, assume no change in volume or resolution। नॉर्मली जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको लगता है ऐसी फालतू लाइनें तो क्वेश्चन में लिखी रहती है, इनका कोई यूज नहीं होता। रूटीन मेंस के क्वेश्चन में ऐसा होता भी है, इसलिए हम उस चीज में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। एडवांस के क्वेश्चन में हर बात इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ गिवन है 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको पता है कि मोलालिटी लाने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो यानी हमें दो चेंजेस करने हैं, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना है तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दूसरा पॉइंट हमें सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लाना है। तो जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें से अगर हम सॉल्यूट का मास हटाएंगे भी तो भी सॉल्वेंट नहीं बनेगा, यानी कि किसी भी कंडीशन में सवाल आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। जैसे आप इस प्रॉब्लम में फंसेंगे तो समझिए आप सवाल सॉल्व करने की स्टेट में है, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में ये चीज ढूंढनी है कि हम कैसे वॉल्यूम और सॉल्यूशन को रिप्लेस करें। हमारे पास जो क्लू है वो है assume no change in volume और डिसोल्यूशन। इसका मतलब जो सॉल्यूशन लिखा है उसी को सॉल्वेंट करो, क्योंकि डिसॉल्व करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो ये 1000 ml सॉल्वेंट हो गया आपकी बात डायरेक्ट। तो 1000 ml सॉल्वेंट कंटेन्स 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पहुंचे, बस अब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट की डेंसिटी है, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा सीधे सीधे। तो 1000 ml में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 400 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स सेम 3.2 मोल सॉल्यूट। पूरा अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है एडवांस लेवल पे। आप रटे हुए फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। अगर आपने मोलरिटी का फॉर्मूला या मोलरिटी का फॉर्मूला रटा हुआ है आप फंस जाओगे, मेंस का सवाल निकल सकता है। यहाँ देखो फॉर्मूला तुम लगा ही नहीं सकते, तभी आपको और थोड़ा समझाता हूँ। इसके बाद देखो, बस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने सोल्यूट होता है उसी से मोलरिटी निकलेगी। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आ जाएगा, 3.2 बाई 400 इंटू 1000, सिंपली देखो 8 आ जाएगा। तो आपको इसका आंसर रिपोर्ट करना है 8। तो आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम कितनी कलाकारी करेगी, इतने सीधे सवाल को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। जिन बातों का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है उन पे आपका बहुत ध्यान जाएगा। यही एडवांस के पेपर की क्वालिटी होती है। आपको पहले फॉर्मूला S2X पे बहुत फोकस रहेगा, आपको मॉलिक्यूलर मास कहीं ना कहीं लगाने का मन करेगा कि 80 ग्राम का तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। और जिस चीज पे ध्यान देना है वो स्किप हो जाएगा कि वॉल्यूम चेंज कुछ नहीं हो रहा, वो आपके दिमाग में आएगा नहीं, आप बोलेंगे तो होते ही, इसमें बहुत सी बड़ी बात है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसका कंसीडर कर लेंगे। ये सब चीजें ट्रिकी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ध्यान से देख लो। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला ये सब क्यों दे रखा है, तो जो लोग फॉर्मूला ठीक से नहीं याद करके जाते हैं, अगर मोलरिटी के कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। अगर आपको ध्यान नहीं रहा कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, आपको केवल डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट याद रहा तो आपको सब डेटा गिवन है, आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे, आंसर इंटीजर में आएगा नहीं, फिर आप बहुत देर तक परेशान रहोगे। एडवांस के क्वेश्चन में यही ट्रिक होती है, परेशान करने का पूरा इंतजाम रखा जाता है। तो दैट आप इस क्वेश्चन में ब्लॉक रहो और आपको लगेगा इतना आसान सवाल हो नहीं पा रहा, तो आप और फ्रस्ट्रेट हो गए, बस आपका पेपर समाप्त। Then to the next question. Next question is given mx2 dissociates into m2 plus and x minus ion in the aqueous solution with the degree of dissociation 0.5. The ratio of the observed depression in freezing point to the aqueous solution to the value of the depression in freezing point in the absence of ionic dissociation. अब देखो कितना फालतू में आपको परेशान किया गया है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से लिखा है the ratio of observed depression in freezing point of aqueous solution is the value of depression in freezing point in absence of ionic dissociation. इस इतनी बड़ी लाइन का सिर्फ एक मतलब है, आई बताना है आपको। देखो कैसे टॉर्चर किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको वांट ऑफ फैक्टर आई रिपोर्ट करना है, क्योंकि ऑब्जर्व डिफिशिएंट फ्रीजिंग पॉइंट को जो आपका गिवन आयनिक डिसोसिएशन के बिना मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रेशियो लिखेंगे। तो आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपली आई। तो अगर आई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड है, तो आई की वैल्यू होती है 1 + z - 1 × अल्फा। आपका कंपाउंड है mx2, तो उसको आयनाइज करके लिखना है m2 + and 2x-। तो यहाँ से z की वैल्यू होगी 3, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.5, आई की वैल्यू निकालनी है तो 1 + 3 - 1 × 0.5, 2 आंसर हो जाएगा। एक बार आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पिक कर ली तो फिर ये फर्जी सवालों पे बिल्कुल सेकेंड्स भी अप्लाई नहीं होंगे। तो फाइनल आंसर मस्ट बी 2।
this completes your paper.